सैलरी में हम लोग बात कर रहे थे, यहां तक हो गया था शायद 7 तक कल ना, परकिजिस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, पॉइंट नंबर 7 तक हो गया था, फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, रूल 3-4। एजुकेशन फैसिलिटी पर आते हैं अब हम लोग, रूल नंबर 3-5 है, पढ़िए एक बार आप लोग अपने से, पढ़ो, आज क्वेश्चन भी लगने चालू हो जाएगा। चलो क्या कह रहा है ये, कह रहा है एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ऑन एंड मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। देखो जैसे हम लोग कार में पढ़ रहे थे, कार किसकी थी, एम्प्लॉयर की या एम्प्लॉय की, तो अलग अलग प्रोविजन था। उसी तरह यहां पर भी कह रहा है, कह रहा है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है आपका, ये किसका है, कौन मेंटेन कर रहा है इसको, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा होगा तो अलग प्रोविजन होगा, अगर एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा होगा तो अलग प्रोविजन होगा। जो क्लास छुट्टी अपलोड होगी देख लेना, ठीक है ना। अब इसमें 2 पॉइंट है, आप लोग चेक करो फटाफट। चलो अगर जो बच्चा है उसके एजुकेशन का जो वैल्यू है 1000 रुपए को एक्सीड नहीं कर रही है, ये 1000 रुपए क्या है, पर मंथ है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, क्या बोला, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड ₹1000, क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज 0। कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इज मोर देन ₹1000 पर एनम पर मंथ। ध्यान रखो, अगर 1000 रुपए से ज्यादा है पर मंथ पर चाइल्ड, पीसी का मतलब क्या है, पर चाइल्ड, ठीक है, ध्यान दोगे तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन अ सिमिलर नेचर इंस्टीट्यूट। तो ध्यान दोगे उसी टाइप का जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसकी जो कॉस्ट होगी वही कॉस्ट हो जाएगी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज, ठीक है ना। मान लो अगर 10,000 रुपए है सामने वाले कॉलेज में, अगर आप पढ़ रहे हो उस नेचर का है, आप वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, तो आपका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज कितना आ गया, 10,000 रुपए। समझ बात आ रही नहीं। एक एम्प्लॉयर है, मान लो टाटा, देखते हो कि नहीं, टाटा कंपनी है, उसका अपना स्कूल है, डीएवी किसका है, टाटा। तो देखते हो कि नहीं, जो भी उनके बच्चे होते हैं वहीं पढ़ते हैं, तो वहां पर ये प्रोविजन अप्लीकेबल है। चेक करोगे, अगर 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड खर्च हो रहा है, मैक्सिमम कितने चाइल्ड तक, 2, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगी, 0। बट अगर 1000 के ऊपर होगा तो क्या चेक करोगे, उसी टाइप का जो स्कूल है उसमें अगर बच्चा पढ़ा रहे हो तो क्या कॉस्ट आएगा, तो ध्यान रखोगे उसमें जो कॉस्ट होगा वही सेम कॉस्ट यहां पर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर। कह रहा है इफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर का स्कूल था तब ये प्रोविजन अप्लीकेबल था। क्या प्रोविजन था, अगर 1000 पर मंथ पर चाइल्ड है तो 0 हो गया, बट उसके ऊपर सिमिलर नेचर का स्कूल चेक करो, ठीक है। बट ध्यान रखो अगर ओनर नहीं है वो स्कूल का तो क्या हो जाएगा भाई, द अमाउंट विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर, जो पैसा एम्प्लॉयर आपको पे कर रहा है एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, वही क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। क्या समझाए, खड़े हो, क्या बोला ये, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या स्कूल जो है वो किसका है, ओनर का है। 2 बातें, क्या 2 बात है, ओनर का है तो 2 बातें हुई ना। क्या 2 बात हुई, पहली बात ये हुई कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा पढ़ रहा है उस पर खर्च हो रहा है 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नील, 0। बट अगर 1000 के ऊपर क्या चेक करोगे आप, सिमिलर नेचर के स्कूल का चेक करिए, उसमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में जो खर्च आया वही क्या मान लिया जाएगा, आपका भी
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट मान लिया जाएगा। इंप्लॉयर ने क्या बोला, अगर 1000 रुपए तक पर मंथ पर चाइल्ड खर्च करते हो तो ले लो, जीरो, कोई भी वैल्यू तुम्हारी सैलरी के अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगी। बट 1000 के ऊपर खर्च करोगे तो उसी नेचर के क्या करेंगे, स्कूल चेक करेंगे, जितनी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतनी वो प्रोवाइड कराओ, और वही जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या मान ली जाएगी, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट मान ली जाएगी। यही बात बता रहा हूं। बट अगर इंप्लॉयर का स्कूल नहीं होगा तो वैल्यू क्या होगी, जो इंप्लॉयर आपको अमाउंट पे कर रहा है वही वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्सेबल परक्विजिट की हो जाएगी। कहां पर, एजुकेशन फैसिलिटी में। बात समझने की नहीं, बैठिए। रूल 36 है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। क्या बोला इसमें, जो अमाउंट कौन पे कर रहा है आपको, उसमें से अगर जो अमाउंट रिकवर हो गया किससे, 10,000 रुपए इंप्लॉय ने पे किया, 2,000 रुपए तुमसे ले लिया, क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल पर कितना हो गया, 8,000। तो ध्यान दो कि जितना वैल्यू है माइनस जो इंप्लॉय पे कर रहा है, जो बच गया क्या हो गया, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। ठीक है, नोट पढ़ो भाई। इन केस ऑफ इंप्लॉय ऑफ एन एयरलाइन और द रेलवेज द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शैल बी एग्जिम्ड। ध्यान दोगे, अगर एयरलाइन और रेलवे का सेक्टर है, यहां पर आपको कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या हो जाएगा ये, जीरो। कोई एयर हॉस्टेस है और वो जहाज पर, जब जहाज उड़ रही है बैठी हुई है, क्या करेंगे, उससे पैसा लेना, बोलिए, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो ना उसको, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल है क्या, जीरो हो जाएगा ना उनका। अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, क्या कहोगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे हम लोग, प्रिस्क्राइब फ्रिंज बेनिफिट और एमिनिटीज। रूल 371 बात करता है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। ये क्या होता है, दीपांशु हैं ये, कौन है ये, दीपांशु सिंह। कह रहे हैं सर मैं एक बहुत बड़ा घर बनवा रहा हूं, पैसा तो कमा ही लिया हूं, पढ़ा पढ़ा के पैसा कमा लिया, अब सर हमारी छत पड़नी है, हमको पैसा चाहिए, कितना कम पड़ रहा है, आप हमको 5 लाख रुपए पे कर दीजिए। हम बोले अच्छा भाई ठीक है, आपको पैसा पे कर दिया जाएगा 5 लाख रुपए। ये बोला ठीक है सर, हम आपको 5% के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे, हम आपको वापसी में कितना देंगे, 5,25,000 रुपये। हम बोले जाने दो, क्या तुम इंटरेस्ट पे करोगे, अपने आदमी हो। बोला अच्छा, एकदम खुश हो गया, नाचने लगा। देखो बात समझ में आ रही कि नहीं, नाचने लगा। कहा तब तो मेरा 25,000 रुपये और बच गया, और बच गया। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो हम क्या बेटा ज्यादा नाचो मत, ये जो 25,000 रुपये का इंटरेस्ट तुम्हारा बच रहा है हमारे द्वारा, ये तुम्हारे सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये 25,000 रुपया इसका बच गया कि नहीं, क्यों बच गया, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया, तो क्या हो गया इसका, ये सैलरी का पार्ट बन गया। ऐसा क्यों, गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन क्यों अप्लीकेबल कर दिया, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में कोई लेन देन ना कर पाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान। हाँ, तो ये 25,000 रुपये सैलरी का पार्ट बन जाएगा और इसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यही बात यहां बोला है। देखोगे अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को लोन प्रोवाइड करता है, ये लोन की वैल्यू कितनी है, रात में गांजा ज्यादा हो गया था क्या बेटा, जीरो कम दिखता है तुमको, अब दिख रहा है अलग अलग। अगर इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉय को अप टू ₹20,000 तक लोन का अमाउंट दिया, क्या ये टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
10-20 हजार रुपये किसी की मदद करने के लिए आप दे सकते हो, माना जाएगा। बट उसके ऊपर कह रहा मोर देन ₹20,000 है तो चेक करो अपना प्रोविजन, किस पर्पज के लिए आपने ये पैसा दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है अगर आपने दिया हुआ है क्यों दिए हुए हो? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिए हुए हो और वो डिसीज कौन सी है आपकी, जो रूल 3A में बताया गया है, जिसको रूल 3A में बता दिया गया है, तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगा आपका? 0। अगर इंप्लॉयर ने 20,000 रुपए के ऊपर लोन का पेमेंट किया है, बट क्यों किया है? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया है, तो ध्यान रखोगे। और मेडिकल ट्रीटमेंट किस लिए है? तो ध्यान रखोगे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज क्या हो जाएगी? 0। स्पेसिफाइड डिसीज में कौन कौन सी डिसीज आती हैं? हैवी डिसीज, कैंसर, ठीक है ना? हाँ, तो ध्यान रखना, बीमारियां तुम लोग को पता ही होंगी, ठीक है? कोई दिक्कत? यहां तक आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अदर पर्पज के लिए अगर दिए हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट को छोड़कर और किसी पर्पज के लिए आपने अगर लोन का पेमेंट किया हुआ है अपने एम्प्लॉय को, तो ध्यान दोगे, चेक करोगे। क्या चेक करना है इसमें आपको? कब चेक करोगे एसबीआई का इंटरेस्ट रेट? 1 अप्रैल को, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, या बिगिनिंग ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक? देखोगे, दीपांशु को मैंने रब कर दिया क्या? ये दीपांशु, दीपांशु को हमने कितना दिया? ये बोला सर मार्केट में 5% रेट चल रही है, हमसे 2% ले लीजिए। हम कहे चलो ठीक है 2% दो, इतना बड़ा घर बनवा रहे, पैसा नहीं तुम्हारे पास, गरीब तो हो नहीं इतना बड़ा घर बनवा रहे होगे तो। हमने बोला चलो तो हमको कितना दोगे? मार्केट में रेट कितना चल रहा है? 5 लाख का। कितना हो गया ये? अभी भी दीपांशु की सेविंग कितने की हो गई? 15,000। किसका पार्ट बन जाएगा? सैलरी का। किसके सैलरी का? दीपांशु के। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वही बात बोला, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू एसबीआई रेट। एसबीआई रेट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट होगा माइनस कर दोगे जो एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय ने पे किया है, ठीक है ना? लिखा है ना इंटरेस्ट पेड टू एम्प्लॉयर, जो पेमेंट किए हो, जो बैलेंस बच गया वही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परचेज हो गया। बात समझ में आ रहा है आपके? यहां तक कोई परेशानी हो बताइए आप। नोट पढ़िए। अगर कोई अमाउंट पे किया गया है एम्प्लॉय को अंडर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, द एग्जेम्पशन शैल नॉट बी अप्लाई। अगर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम लिया एम्प्लॉय ने और उसके लिए एम्प्लॉयर ने कुछ पे किया है, इसका एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। बात समझ में आएगी नहीं आप लोग? अब हॉलीडे एंजॉयमेंट बाकी है अभी। आओ पहले अब हम लोग कुछ सवाल वाल करें। हाँ, डेंगू वेंगू भी बहुत चल रहा है, संभल के रहना है तुम लोग को। पेपर है ना तुम लोग का। कल लेके आना तुम। चंदा लगा लो तुम लोग, चंदा लगा के जितना लगाने का मन हो आगे खूब लगा लो, ठीक है?
और CSR कंप्लीट कर रहे हैं ना, डिडक्शन मिल जाएगा उसका। नॉन वेज नो। क्या यार दीपांशु, चलो भाई आओ क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया गया था कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 आओ फिर करा दिया जाता है। पढ़ो बच्चा पार्टी सब लोग। ये सवास पढ़ लो पहले नालायक। मिस्टर एक्स देखो इज एम्प्लॉय इन ए कंपनी ऑफ 15,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स क्या है? एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं और 15,000 रुपये पर मंथ पाते हैं, तो 12 महीने में कितना पा गए? 1,80,000। उसके बाद कह रहा है ही इज अ मेंबर ऑफ RPF, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का वो मेंबर है, एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 15%। एक बात और बता दी जाए तुमको तब ये सवाल कराया जाए। आओ एक सैलरी का रिटायरमेंट बेनिफिट का नोट्स मैंने आपको सेंड किया होगा। अरे जो लोग पहले से पढ़े उनको बात करें हम। कुछ चीजें रिटायरमेंट की थी तो मैंने उसमें लिखी हुई है, 1 मिनट। चलो मिल गया, आओ। पढ़ो भाई सब लोग। सेक्शन 10, 11 एंड 10, 12 प्रोविडेंट फंड के लिए। सेक्शन 10 किसके लिए बात करता है? एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए। ध्यान रखने की आप देखो, प्रोविडेंट फंड में 3 है आपके पास। एक है आपके पास क्या? SPF। क्या बोलते हैं आप इसको? स्ट्रेचरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये क्या होता है भाई? टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, अंडर हेड सैलरी। फिर देखो दूसरा है आपका RPF। इसको क्या बोलते हैं आप? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, RPF है। क्या बोला इसने? बोला एग्जेम्प्ट इफ सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस पीरियड वाज एट लीस्ट कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर ऑफ इफ द सर्विस पीरियड वाज लेस ऑन अकाउंट ऑफ हिज इल हेल्थ और अदर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। कोई समझाएगा हमको इसको? बताओ। ठीक है, वेरी गुड। ध्यान रखोगे एक बात, अगर आप RPF में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, ठीक है, कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। आप क्या चेक करोगे? 2 बातें। पहली बात क्या चेक करना है आपको? अगर आपने कंट्रीब्यूशन रेगुलर 5 ईयर तक किया हुआ है विदाउट ब्रेक किए हुए, आपका अमाउंट टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या बोला? एग्जेम्पशन कब मिलेगा? अगर सर्विस पीरियड तुम्हारी कितनी है? 5 साल। लेकिन अगर सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तब भी एग्जेम्पशन आप ले सकते हो, लेकिन उसके पीछे रीजन है, जो रीजन आपके कंट्रोल के बाहर हो।
मान लो विशाल है अपना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ये आरपीएफ में पैसा डाला था, एग्जामेशन मिलेगा 5 साल तक लगातार डाला। अपना ये रोहित भी है, ये भी क्या कर रहा था, पैसा उसमें रख रहा था, 3 साल के बाद क्या हो गया, ये पागल हो गया। दिमाग पर इस पे जोर पड़ गया, कोई बात होगी उधर पुलिस चौकी वाली उधर टाइप की, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके कंट्रोल में था वो नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो कंट्रोल के बाहर था ना, इसलिए क्या हो गया, ये एग्जेम्प्ट होगा। किसी को ऐसी डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से वो काम कर नहीं पा रहा है, कोमा में चला गया है, अपना रोहित कोमा में, कहा है सामने वाले ने धोखा दे दिया इसको। क्या वो ज्वल धोखा खाए हुए लग रहे हो बेटा तुम। ऐसी कोई बात है क्या, बहुत दुखी दुखी लग रहे हो। तो ध्यान रखोगे इसमें, ठीक है ना, कॉन्टिन्यू। अगर रेगुलर आप 5 ईयर तक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्पशन मिलेगा, कितना मिलेगा भी नीचे डिस्कस होगा। बट अगर 5 साल से कम भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके पीछे रीजन होना चाहिए, रीजन कैसा होना चाहिए, बियॉन्ड कंट्रोल। अब अगर कोई चला जा रहा है तो भी तुम्हारे कंट्रोल में तो नहीं है ना, क्यों उज्ज्वल, जाने दें, आओ आगे। हाँ चलो आगे देखो भाई, थर्ड वाला, तीसरा क्या भाई, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, आदर्श को मजा मिल गया एकदम, आदर्श तुम्हारे साथ ही होगा ये। चलो भाई पढ़ो थर्ड वाला। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कह रहा है अगर इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो क्या हो जाएगा भाई, ये टैक्सेबल हो जाएगा। किस हेड में, अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कहां पर, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कहां पर, सैलरी में। अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जहां भैंस वहीं भैंस की पूंछ। जब भैंस टैक्सेबल तो पूंछ भी टैक्सेबल। भाई पूंछ उसका पार्ट है ना, कि पूंछ उसका पार्ट नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना जम्मू एंड कश्मीर क्या इंडिया का पार्ट की नहीं है, अरे बदतमीजों, जब तुमको ये नहीं पता वो पार्ट इंडिया की नहीं है तो क्या करोगे फिर। उधर पूंछ क्या है भैंस की, वो भी पार्ट ही है। बट अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करे तो क्या है भाई, ये एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखोगे। अब ध्यान रखो, अगर उसका प्रिंसिपल क्या है, ध्यान रखिए, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या था, एग्जेम्प्ट था, तो इंटरेस्ट क्या हो गया, ये टैक्सेबल है। बट कहां टैक्सेबल है, यहां पर नहीं, अदर सोर्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आओ हम लोग ये डिस्कशन कर लेते हैं, ये टॉपिक यहीं कवर कर लेते हैं। पढ़ो। नहीं दिख रहा है क्या, ट्रांसफर कर दिया जाए। पहला क्या है भाई, पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ। कह रहा अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा तो उसको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कहां का मिलेगा भाई, 80C। पढ़े ना तुम लोग इसको, डिडक्शन पढ़े कि नहीं पढ़े हो। बट ध्यान रखोगे इंटरेस्ट चाहे किसका हो, इंप्लॉय का हो, और चाहे किसका हो, इंप्लॉयर का हो, दोनों का एग्जेम्प्ट होगा। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां पर एग्जेम्प्ट हो रहा है, डिडक्शन अलाउ 80C में, और इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जा रहा है, एग्जेम्प्ट हो जा रहा है तो दोनों का एग्जेम्प्ट ना। आपने जो पैसा दिया उसका डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, कहां पर क्लेम कर रहे हो, 80C में। बात समझ में आ रही कि नहीं। और इंप्लॉय जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट हो गया। तुमने भी तो जो कंट्रीब्यूशन किया था उसका एग्जेम्पशन ले लिया, तो कंट्रीब्यूशन लगभग दोनों के क्या है, एग्जेम्प्ट। बट कह रहा है अगर लमसम पेमेंट मिला है, इंप्लॉय को कब मिला है,
उसके रिटायरमेंट के समय कब मिला है भाई? तो क्या हो जाएगा ये? कब एग्जेम्प्ट होगा और किस सेक्शन में होगा? तो ध्यान रखो कि अगर रिटायरमेंट के समय लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है किसको? एम्प्लॉय को, तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। किस सेक्शन में? अंडर सेक्शन। बात समझ में आ रहा है आपकी? तो पहली बात हमने की एसपीएफ की। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या है भाई? ये एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा कहां पर? अंडर सेक्शन 80C में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट दोनों के एग्जेम्प्ट है। बट अगर लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय को आफ्टर द रिटायरमेंट, क्या हो जाएगा? पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कहां पर एग्जेम्प्ट होगा? अंडर सेक्शन 10 में। कोई दिक्कत की बात? पढ़िए दूसरा, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। हर्ष बताओ, पढ़ लिया? कहां गायब थी बेटा तुम? हम लोग के घर में इतना दिन रखा नहीं जाता भाई साहब, मार के भगा देते, कहते चलो पढ़ो लिखो। हर्ष समझ में आया कि नहीं? आरपीएफ में अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इसका डिडक्शन आप कहां पर लोगे? बट कह रहा इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, किसका इंटरेस्ट का अमाउंट है ये? एम्प्लॉय का। ध्यान रखोगे कितना एग्जेम्प्ट है इंटरेस्ट? कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कितना एग्जेम्प्ट रहेगा? 12%। ध्यान रखोगे अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका 12% आप एग्जेम्प्ट मान लो। जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसका 12% एग्जेम्प्ट, मतलब बैलेंस जो 88% वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ध्यान रखोगे इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होगा? हाँ 12.5। अबे तुझको 12.5 दिख रहा है? साफ साइड ले जाओ इन लोग को। तो ध्यान दोगे अगर इंप्लॉय कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होगा? 9.5%। और कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट होगा? 12%। बाकी बैलेंस का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा एक बात और चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे हम लोग एचआरए पढ़ रहे थे वहां पर हम लोग पढ़े थे ना सैलरी का मतलब, सैलरी की मीनिंग सब जगह अलग अलग थी। वहां पर सैलरी का मतलब क्या पढ़ा था तुमने? बेसिक सैलरी। फिर क्या पढ़ा था तुमने? डीए। फिर क्या पढ़ा था? ठीक है, कोई समस्या की बात? तो सेम जो मीनिंग थी वहां पर सैलरी की, वही मीनिंग यहां पर भी सैलरी की एप्लीकेबल है एचआरए में। ठीक है ना? क्या था? सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस डीए कौन सा? उटोई वाला। उटोई का मतलब क्या? जो रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होगा। फिर तीसरा क्या था? कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? कह रहा है आगे देखो, अगर लमसम पेमेंट रिसीव होता है इंप्लॉय को रिटायरमेंट के समय, टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। अंडर सेक्शन कौन सा अप्लीकेबल है भाई? 10(12). इसके ऊपर क्या अप्लीकेबल था? 10(1). यहां पर क्या अप्लीकेबल है? बात समझ में आ रहा है आपके? कोई समस्या की बात? क्लियर है भाई? ये पॉइंट पढ़ लें आपसे एक बार फिर से, फिर जो दिक्कत हो पूछ लें। जिसका क्लास छूटा हुआ है ऐप डाउनलोड कर लो, मैं उसमें क्लास रख रहा हूं। ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाके आप क्या करेंगे? अपना क्लास जो भी चला हुआ है वो आप वहां पर चेक कर लो। क्या पहलवान ग्रसित लग रहे हो नजला से? चलो ठीक है, नोट पढ़ो भाई। कह रहा लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम आरपीएफ इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12) इफ एम्प्लॉय है रेंडर सर्विस ऑफ 5 ईयर और मोर।
अगर इंप्लॉय ने 5 साल या उससे ज़्यादा सर्विस दी है तो लमसम पेमेंट अगर इंप्लॉय को रिसीव होगा अंडर सेक्शन 10-12 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम टैक्स। कोई दिक्कत? किस हेड में? इनकम अंडर हेड सैलरी में। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत की बात है यहां तक? कह रहा है इफ employed under service less than 5 years, then exemption allowed in respect of employer's contribution and interest shall be withdrawn. कह रहे अगर एम्प्लॉय 5 साल से कम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तब भी उसको एग्जेम्पशन अलाउड होगा, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको लिखा है ना एग्जेम्पशन अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और इंटरेस्ट है विड्रॉल कर लिया गया तो, लेकिन देखना पड़ेगा इसके लिए ये 3 केस। अब वो 3 केस कौन कौन से चेक करोगे? उसकी तबीयत पूजा टाइप का हो गया, वो अपनी चक्कर आ जाता है उसको, भाई उसके बस में थोड़ी है कि कोई जानबूझ कर चक्कर अपने आप को लेके चला रहा है, बवंडर लेके चला रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? फिर कुछ लोग को देखते हो कि नहीं एकदम पहलवान टाइप के होते हैं, हर्ष टाइप के, फिर भी उनका तबीयत डाउन रहता है। लोग देखते हैं कहते हैं अरे इसको भी बुखार, तबीयत खराब हो सकती है। बताओ अगर इसका तबीयत खराब है। आगे देखो, एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू शट डाउन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस। अब हम पढ़ा रहे थे, अचानक हमने कोचिंग बंद कर दी, हम वकालत करने लगे। अब वकालत भी कर सकते हैं हम, टैक्स का नॉलेज है, चले गए जीएसटी टैक्स डिपार्टमेंट में मुकदमे देख रहे हैं, क्या होगा? दीपांशु क्या हो गया बेचारा? बेरोजगार हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखो ऐसा कोई कारण हो जिससे बिजनेस ही क्या हो गया है, बंद हो गया। क्या ये उसके कंट्रोल में था? दीपांशु बोला सर 1,50,000 जो तो बताइएगा देंगे। हम कहीं नहीं, उतने से मेरा चल नहीं पाएगा। क्या हो गया फिर? शट डाउन, सस्ते माल सस्ते में हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखो, एम्प्लॉय हैज रिटायर विद द इंस्ट्रक्शन दैट हिज बैलेंस इन आरपीएफ शुड बी ट्रांसफर टू न्यू। दीपांशु का सुनिए, अब क्या मुझको काम नहीं करना है, अब मैं कहीं और जा रहा हूं। आपके यहां मेरा आरपीएफ का पैसा रखा हुआ है 3 साल का, उसको क्या करिएगा आप? जहां मैं नया ज्वाइन कर रहा हूं ना वहां ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है ना? तो ये 3 केस है। पहली केस क्या है भाई? अगर उसकी तबीयत लगातार खराब रहती हो। दूसरी केस क्या है? बिजनेस बंद हो गया। तीसरी केस क्या है? ये कहीं और ट्रांसफर लिया है, कोई दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा हो और अपना जो बैलेंस है वहां ट्रांसफर करवा ले। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? फिर देखेंगे हम लोग, देख लीजिए इसको एक बार। पढ़ लेना, बता देना। क्या कह रहे हो? सब एम्प्लॉयर का चेक करना है तुमको। देखोगे भाई, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आ गए हम लोग। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या कर देना है तुमको? इग्नोर। बात समझ में आ रही कि नहीं? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या कर देना है? इग्नोर। इग्नोर कैसे करते हो तुम लोग? उसके तब देखना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट कहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएगा? कहां पर भाई?
ध्यान रखोगे। तो ध्यान रखो, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर मार दियो, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट दोनों का क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब कह रहा है अगर लमसम पेमेंट रिसीव हो गया तो दो बातें चेक करोगे, चेक करोगे कंट्रीब्यूशन किसका है, तो फिर से क्या मार दिए इसको, ये बात कब की हो रही है, रिटायरमेंट के बाद की लमसम पेमेंट के लिए, ठीक है। बट ध्यान रखोगे अगर इंटरेस्ट मिल गया है कंट्रीब्यूशन पर इंप्लॉय को तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। कहां पर होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बट ध्यान दोगे आप लोग, अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का है और इंटरेस्ट है उस कंट्रीब्यूशन पर, दोनों का अमाउंट कहां टैक्सेबल हो जाएगा, कहां पर होगा, सैलरी में। तो कहने का मतलब अगर देखोगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट दोनों का एग्जेम्प्ट है अंडर हेड सैलरी में। बात समझ में आ रही है? बट अगर लमसम पेमेंट रिसीव हो रहा है आफ्टर द रिटायरमेंट, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल, अदर सोर्स में। ध्यान रखोगे इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों कहां टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी। बात समझ में आया? कोई दुख की बात यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। लास्ट, थक गए क्या आदर्श? बहुत जल्दी थक जा रहे हो, 2 घंटे बैठ नहीं पा रहे हो। पढ़ो भाई। दीपांशु ज्यादा दिमाग ना लगाया करो, अच्छा। बहुत बेसरन टाइप कर रखा है यार ये। पॉइंट नंबर 4 पर आएंगे सब लोग। सुपर एनुएशन फंड है ये कह रहा है अगर इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, क्या मार दीजिए इसको, फिर से इग्नोर मारो। और अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो भाई एग्जेम्प्ट होगा, कितना, कहां पर, 80C में चलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ध्यान दोगे इंटरेस्ट दोनों का क्या है, ठीक है। अगर सुपर एनुएशन फंड है, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर मारना है, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होगा कितना, 1,50,000 पर एनम, इंटरेस्ट दोनों का एग्जेम्प्ट होगा। कब, बिफोर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद लमसम पेमेंट रिसीव हो रही है, क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(13) में। लेकिन ध्यान दो अगर अनअप्रूव सुपर एनुएशन फंड है उसका भी ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की तरह। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या हो गया? ज्यादा अगर हंसोगे तुम लोग तो समझ में नहीं आएगा भाई। किसको नहीं दिख रहा है? अंकिता, बेचारे वो पढ़ के आ रहे 9 बजे से 12:30 बजे तक, क्या करें। चलो चलो ठीक है, कल से तुम लोग उधर वाले में बैठ जाओ, ठीक है। चलो कल से एक्सचेंज करें, जो छोटे लोग हैं वो आगे रहेंगे, बड़े लोग पीछे हो जाएंगे, ठीक। देखो आज जिसको अपने आप पे कितना बिलीव हो गया। ध्यान दो भाई, सुपर एनुएशन फंड समझ में आया आपको? कह रहे इंप्लॉय की कंट्रीब्यूशन क्या कर देना है, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 तक, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना होगा भाई, दोनों का एग्जेम्प्ट। लमसम पेमेंट रिसीव होगा, वो भी क्या हो जाएगा रिटायरमेंट के बाद, एग्जेम्प्ट कहां पर, अंडर सेक्शन 10(13). नोट में क्या लिखा है, अगर अनअप्रूव सुपर एनुएशन फंड है उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जैसे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का होता है। तो भाई ये इतनी बात है, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल नहीं सकता है, आप लिखे क्यों नहीं? अब ये नोट्स आपको तब मिलेगा जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब।
अभी बस तुम इतना जान लो, अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, तो चेक करना एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक और इंटरेस्ट 9.5% टैक्सेबल होगा, बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान रखना तुम लोग, अब कल से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे केवल, ठीक है। चलो फिर इतना पढ़ के आओ। नहीं